ठीक है, आरंभ करते हैं। जोशी सर जी ने आपके सम्मुख कहानी साहित्य की बातें की थी और इन कहानी साहित्य के अंतर्गत दो कहानियाँ उन्होंने पढ़ाई थी। पहली कहानी थी प्रेमचंद की स्त्री और पुरुष, और दूसरी एक अन्य कहानी उन्होंने पढ़ाई थी। आपके पाठ्यक्रम में जो कहानियाँ हैं उनमें से तीसरे क्रमांक की कहानी है दो बांके। उस पर आज हम विचार करने वाले हैं। दो बांके, इस कहानी के लेखक भगवती चरण वर्मा जी हैं। भगवती चरण वर्मा जी हिंदी में एक उपन्यासकार, जिसे मराठी में कादंबरीकार कहा जाता है, कवि, कहानीकार के रूप में, व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है। और उन्होंने जो विपुल साहित्य लिखा है, उस साहित्य के माध्यम से उनका परिचय कराया जाता है। भगवती चरण वर्मा जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास लिखा है जिसका शीर्षक है एक नायिका के आधार पर है। चित्रलेखा नाम का उपन्यास उन्होंने लिखा हुआ है, जिस पर 1942 में और 1966 में दो बार हिंदी फिल्में बनी हुई थी। इस कारण भगवती चरण वर्मा जी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। साथ ही साथ एक कवि के रूप में भी उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है। और कवि के रूप में उन्होंने हम दीवानों की क्या हस्ती, ये जो उनकी कविता है, वह 1947 की फिल्म में प्रयुक्त हुई थी। इस प्रकार से एक बहुत ही महत्वपूर्ण हस्ती के रूप में भगवती चरण वर्मा जी का नाम लिया जाता है। एक कहानीकार के रूप में, एक कवि के रूप में, एक उपन्यासकार के रूप में उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। आज हम सीधे उनकी कहानी आरंभ करते हैं। कहानी का शीर्षक है दो बांके। इसकी पीडीएफ मैं जोशी सर जी के पास दूंगा, वे आपको साझा करेंगे। अब देखिए, दो बांके, यह कहानी एक व्यंग्य कहानी है। व्यंग्य कहानी का अर्थ यह होता है कि उसमें लेखक को एक सामाजिक कुरीति के विरुद्ध, समाज में जो एक प्रकार का माहौल बना हुआ है कि लोग अपने आप को बहुत बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, ऐसे एक गर्व या अभिमान के वातावरण को हल्के फुल्के शब्दों में निश्चित तौर पर बता देना, समाज को उस पर व्यंग्य करा देना, ये उनकी बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। अब देखिए, इस कहानी को हम पढ़ते रहेंगे, पढ़ते पढ़ते बातें रहेंगे। शायद ही कोई ऐसा अभागा होगा जिसने लखनऊ का नाम न सुना हो। आप जानते हैं, लखनऊ संयुक्त प्रांत, जिसको आज यूनाइटेड प्रोविंसेस पहले कहा जाता था, आज यूपी उत्तर प्रदेश कहा जाता है, उसमें लखनऊ का नाम बहुत प्रसिद्ध है, जो राजधानी है। और युक्त प्रांत में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि सारे हिंदुस्तान में, और मैं यहाँ तक कहने के लिए तैयार हूँ कि सारी दुनिया में लखनऊ की शोहरत है। लखनऊ के सफ़ेदा आम, लखनऊ के खरबूजे, लखनऊ की रेवड़ियाँ, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लखनऊ से लौटते समय लोग सौगात के तौर पर ले जाया करते हैं। मतलब कोई लखनऊ गया और अपने गांव वापस जा रहा है, तो ये लखनऊ का सफ़ेदा आम, लखनऊ के खरबूजे, लखनऊ की रेवड़ियाँ, ये सारी चीज़ें वो वापस ले जाता है सौगात के रूप में, भेंट के रूप में। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो साथ नहीं ले जा सकते। यानी ये जो आम, रेवड़ी, खरबूजे साथ में एक वस्तु के रूप में हम ले तो जा सकते हैं, परंतु कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लखनऊ से उठाकर ली नहीं जा सकती, जिनमें
लखनऊ की जिंदा दिली और लखनऊ की नफासत, नफासत मतलब एक सभ्यता, उर्दू शब्द है नफासत, एक सभ्यता, एक यूं कहेंगे कि सांस्कृतिक वातावरण, वो आप नहीं ले जा सकते। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें देशी और परदेशी सभी जान सकते हैं, पर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें लखनऊ वाले तक नहीं जानते। ध्यान रहे, यानी लखनऊ की जो विशेषताएं हैं कुछ, उनमें से कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो परदेशी तो छोड़ दीजिए, बाहर के शहर का, बाहर के प्रांत का व्यक्ति तो छोड़ दीजिए, खुद लखनऊ वाले भी नहीं समझते। और अगर परदेशी को इनका पता लग जाए तो समझिए उन परदेशियों के भाग खुल गए। मतलब ऐसी एक चीज़ है लखनऊ में, जिस चीज़ को समझने पर परदेशी लोगों के भाग्य खुल जाएंगे, उनका कल्याण हो जाएगा। इन्हीं विशेष चीज़ों में आते हैं लखनऊ के बांके। देखिए, कहानी का शीर्षक था दो बांके, और इन दो बांकों में से एक शब्द जो है बांका या बांके, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हम सोलापुर में दादा लोग रहते, अन्ना लोग, अन्ना यानी गुंडे। बांका का मूल अर्थ होता है तिरछा, बंकिम, वक्र। वक्र शब्द से बांका शब्द बना हुआ है। अब देखिए, इस बांके शब्द पर भी थोड़ी सी चर्चा करनी जरूरी है। लेखक व्यंग्यात्मक रूप में, विनोदी रूप में, मजेदार रूप में क्या कहते, देखिए, बांके शब्द हिंदी का है या उर्दू का है, यह विवादग्रस्त विषय हो सकता है। अब देखिए, हिंदी और उर्दू वैसे एक ही भाषा के दो रूप हैं, फिर भी हिंदी यह संस्कृतज भाषा है और उर्दू संस्कृतज भाषा होने के साथ साथ उसकी लिपि फारसी है, इसलिए थोड़ी सी अलग भाषा लगती है। हिंदी वालों का कहना है, अब हिंदी वालों में मैं भी हूं, मतलब स्वयं भगवती चरण वर्मा है लेखक, यह शब्द संस्कृत के बंकिम शब्द से निकला है। पर यह मानना पड़ेगा कि जहां बंकिम शब्द में कुछ गंभीरता है, कभी कभी कुछ तीखापन झलकने लगता है, वहां बांके शब्द में अजीब बांकापन है। बांका शब्द सचमुच स्वयं बांका है, तिरछा है। अगर नौजवान बांका तिरछा न हुआ तो आप समझ लीजिए, निश्चय समझ लें कि उसकी जवानी में कोई सार्थकता नहीं है। मतलब जैसे युवा हो गए, कुछ विचित्र स्थिति में आ जाते हैं। तो इस विचित्र स्थिति में आने से किसी को सताना, किसी को चिढ़ाना, ये आमतौर अपने मित्रों में चलने वाली युवाओं की बातें होती हैं। तो ऐसा आड़ा तिरछा बांका नौजवान होता है। अगर चितवन बांकी नहीं, मतलब किसी को हमने कनखियों से नहीं देखा, यानी इधर तिरछी नजर करके नहीं देखा, तिरछा कर करके नहीं देखा, तो आंख फोड़ लेना अच्छा है। बाकी अदा और बाकी झांकी के बिना जिंदगी सूनी हो जाए, इसलिए बांकापन मनुष्य के जीवन में, टेढ़ापन, तिरछापन बहुत जरूरी है। केवल सीधे रह करके कुछ काम नहीं होता। आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक में कहा है, उसका अर्थ में बता देता हूं कि वन में जाकर के देखो, वहां कोई भी आपको सीधा वृक्ष नहीं मिलेगा, क्योंकि सीधे वृक्ष को काट दिया जाता है। जो बांका वृक्ष होता है, जो आड़ा तिरछा वृक्ष होता है, वही जीवित रहता है। अगर मनुष्य को अपने जीवन में जीवित रहना है, दूसरे उसका गैर फायदा न उठाए, ऐसा रहना है, तो कुछ बांका तिरछा होकर के रहना पड़ेगा। सीधे को कोई भी सता लेता है, कोई भी मारपीट कर लेता है। जो कुछ दिल चले लोग खुदकुशी करने पर आमादा हो जाएंगे। देखिए, अगर बांका शब्द इस दुनिया से उठ गया, लेखक कह रहे हैं मेरे ख्याल से, अगर बांका शब्द इस दुनिया से उठ गया, तिरछा शब्द उठ गया, टेढ़ा शब्द उठ गया, तो कुछ दिल चले लोग खुदकुशी, आत्महत्या करने पर आमादा हो जाएंगे। और इसीलिए मैं ये कहना कहूंगा कि लखनऊ बांका शहर है। सिर्फ लखनऊ के बांके प्रसिद्ध नहीं, लखनऊ शहर खुद बांका है, खुद तिरछा है। वो सीधा शहर नहीं है, वहां सीधे लोग नहीं बसते, वहां आड़े टेढ़े मेढ़े लोग ही बचते हैं। और इस बांके शहर में कुछ बांके रहते हैं, इसमें गजब का बांकपन है। इस बांके शहर में कुछ बांके लोग रहते हैं, ये गजब का मतलब आश्चर्यकारक बांकपन है। पर यहां पर आप लोग शायद झल्ला कर पूछेंगे, मियां ये बांके क्या है?
जिस शीर्षक से हमने आरंभ किया था, साहब ये बांके होता है क्या है, क्या भला है, कहते क्यों नहीं? तो लेखक आगे कहते हैं, तो मैं उत्तर दूंगा कि आप सब्र नहीं है, सब्र करना सीखिए, सब्र का फल मीठा होता है। अगर उन बांकों की एक बांकी भूमिका नहीं हो गई तो फिर कहानी किस काम की, किस तरह बांकी हो जाएगी कहानी? इसलिए जरूरी यह है कि आप इसकी पृष्ठभूमि समझने की कोशिश करें। हाँ, तो लखनऊ में रईस लोग बहुत ज्यादा हैं। रईस मतलब पैसे वाले, अमीर लोग। तवायफें हैं मतलब वेश्याएं हैं, नाचने वाली हैं, गाने वाली हैं। और इन दोनों के साथ शोहदे भी हैं। शोहदे, शोहदे का मतलब होता है रोड रोमियो। शोहदा शब्द का मूल अर्थ होता है मराठी में सड़क सख्याहरी। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। बकोल लखनऊ वालों के ये शोहदे ऐसे वैसे नहीं हैं। ये जो रोड रोमियो है लखनऊ शहर के, वो सीधे साधे नहीं है, ऐसे वैसे नहीं। ये लखनऊ की नाक है, शान है। लखनऊ की सारी बहादुरी के ठेकेदार हैं। यानी जितनी भी बहादुरी है, ताकत है, साहस है, ये सब इन बांकों में ठूस ठूस के भरा हुआ है। अगर लखनऊ से ये शोहदे हटा दिए जाएं तो लोगों का यह कहना, अजी लखनऊ तो जनानों का शहर है। मतलब अगर इन गुंडों को, इन बांके लोगों को इस शहर से हटा दिया जाए तो केवल औरतें बच जाएंगे। 16 आने सच उतर जाता है। मतलब लखनऊ शहर का प्रत्येक नौजवान शोहदा क्या है? बांका है, गुंडा है, बदमाश है, साहसी है, ताकत वाला है, आए दिन झगड़ा करने वाला है, आए दिन बलवा करने वाला है। जनाब इन शोहदों के सरगनों को लखनऊ में बांके कहते हैं। तो बांके किनको कहते हैं पता है? ये जो शोहदे हैं, ये जो रोड रोमियो हैं, सड़क सख्याहरी हैं, इनके भी कुछ नायक हैं, इनके भी कुछ कर्णधार हैं, इनके भी कुछ सरगना है। और इन सरगनाओं के, इन सभी सरगनाओं के जो नाम है रखे जाते हैं वो है बांके। अब ये बांके लोग करते क्या है? शाम के वक्त तहमद पहने, उस पर बूटेदार चिकन का कुर्ता डाले हुए निकलते हैं। तब लोग बाग बड़ी हसरत की निगाहों से देखते हैं, वाह क्या बांके चल रहे हैं। इस वक्त इनके पट्टेदार बालों में आध पाव चमेली का तेल है। मतलब सिर में कौन सा तेल लगाते हैं? चमेली का तेल। कान में इत्र की अनगित फुहरियां खुशी रहती हैं। मतलब कपास जिसमें इत्र में डाल करके वो कान में डाला रहता है। और एक बेले का गजरा हाथ पर बंधा रहता है। बेला, बेला नाम का जो फूल होता है, उसके फूलों का गजरा हाथ की कलाई पर रहता है। फिर ये अकेले भी नहीं निकलते। ये जो नायक है इनका, बांका व्यक्ति, ये बांका जवान, ये अकेले भी नहीं निकलते। अपितु कैसे निकलते हैं? साथ साथ अनेक शागिर्दों को लेकर के। शागिर्द मतलब उनके पिठलग्गू, शिष्य। ऐसे बहुत सारे शोहदे साथ में रहते हैं और एक से एक बोलियां बोलते हुए, फबतियां कसते हुए और शोखियां हाँकते हुए निकलता है। मैं ऐसा, मैं ऐसा, मैंने यूं किया, मैंने वो किया, मैंने इसको किया, मैंने उसको किया, मैंने इसको मारा, मैंने उसको मारा। और ऐसे बांकों को और शोहदों को देखने के लिए एक हुजूम सा, एक भीड़ सी इकट्ठा हो जाती है। अब ऐसे जो बांके हैं, अब देखिए लेखक जो हैं लखनऊ में प्रवास पर हैं। वो कहते हैं आगे चल करके, तो उस दिन मुझे अमीनाबाद से नक्खास जाना था। पास में पैसे कम थे अमीनाबाद से नक्खास जाने के लिए। इसलिए जब एक नवाब साहब ने आवाज दी नक्खास, तो मैं उचक कर उनके इक्के पर बैठ गया। अब नवाब साहब, लेकिन इक्का चलाने वाला। इक्का मतलब एक बैल का या एक घोड़े का तांगा। यहां यह बता देना बेजा न होगा कि लखनऊ के इक्के वालों में 3/4 शाही खानदान के हैं। मतलब जो पहले नवाब हुआ करते थे, सुल्तान हुआ करते थे, बादशाह हुआ करते थे, उनके अनेक वंशज, उनके अनेक वंशज आज तांगा इक्का चलाने का काम कर रहे हैं।
और यही उनकी बदकिस्मती है कि उनका वजीफ़ा बंद कर दिया है। अंग्रेज सरकार उन्हें जो वजीफ़ा दिया करती थी नवाबों को, बादशाहों को, सुल्तानों को, संस्थानिकों को, उन्हें बंद कर दिया है। अब खाने के लाले पड़ गए तो खुद कष्ट करने के अलावा कोई उपाय नहीं रहा और तांगा इक्का हाँक रहे हैं। इक्का नखास खाने की तरफ चला और मैंने मियाँ इक्के वाले से कहा, कहिए नवाब साहब, खाने पीने पर तो मिल जाता है ना इस चक। देखिए, कोई दो व्यक्ति एकत्र आते हैं तो खुशहाली पूछते हैं ठीक ठाक चल रहा है या नहीं, तो ये ठीक ठाक चल रहा है कहते हैं, खाने पीने के लिए इतना हम कमा लेते हैं, ज़रूर कमा लेते हैं, ज़रूर कमा लेते हैं कहता है। तो आगे देखिए, आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह बता रहा है, क्या बताऊं हुजूर। अब देखिए, एक नवाब, एक बहुत बड़े घर का आदमी, एक बहुत बड़े घर का आदमी कह रहा है कि क्या बताऊं हुजूर अपनी क्या हालत है। अपनी हालत क्या है कह नहीं सकता, खुदा जो दिखलाए देख लूंगा। एक दिन थे जब हम लोगों के बुजुर्ग हुकूमत करते थे, राज करते थे, ऐश आराम की जिंदगी बसर किया करते थे, लेकिन आज हमें उन्हीं की औलाद को भूखों मरने की नौबत आ गई। और हुजूर अब पेशे में कुछ नहीं रहा, मतलब टांगा चलाने में भी अब कुछ नहीं रहा। पहले तो टांगे चले, जीज को समझाया बुझाया, मियाँ अपनी अपनी किस्मत, मैं भी टांगा ले लूंगा, यह वक्त की बात है, मुझे भी फायदा होगा। लेकिन क्या बताऊं हुजूर, हालत दिनों दिन बिगड़ते गए। अब देखिए, मोटारों पर मोटारें चल रही हैं, मोटारों के कारण टांगों का व्यवसाय कम हो गया, आमदनी कम हो गई, हालत दिनों दिन बिगड़ती गई। अब देखिए, मोटारों पर मोटारें चल रहे हैं, भला बताइए हुजूर, जो सुख इक्के की सवारी में है, वो भला तांगे या मोटर में कैसे मिलता। तांगे में पालथी मार करके आराम से नहीं बैठ सकते, जाते उत्तर की तरफ है, मुंह दक्षिण की तरफ रहता है। अजी साहब, हिंदुओं में मुर्दा उल्टे सिर लिया जाता है, मतलब मुर्दे को उल्टा लिए जाते हैं कंधों पर, लेकिन तांगे में लोग जिंदा ही उल्टे चलते हैं। और जरा गौर फरमाइए, ये मोटारें शैतान की तरह चलती हैं, बला की धूल उड़ाती हैं, और इनकी इंसान अंधा हो जाए इतनी धूल उड़ाती हैं। मैं तो कहता हूं कि बिना जानवर के आप चलने वाली सवारी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उसमें शैतान काफिर है, मतलब मोटार में शैतान है। इक्के वाले नवाब न जाने और क्या क्या कहते गए, अगर या अली के नारे से वो चौंक न उठते। मतलब ये अपनी बात बताते जा रहे थे, इतने में एक बड़ा नारा सुनाई पड़ा, या अली। सामने देखते क्या है कि एक आलम उमड़ पड़ा है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए हैं। इक्का रकाबगंज के पुल पर जाकर के रुक गया। उस पुल को क्रॉस करके वो आगे नहीं जा सकता था, गुजर नहीं सकता था पुल पर से। एक अजीब समा था, रकाबगंज के पुल के दोनों तरफ करीब 15,000 लोगों की भीड़ थी। कितने लोग? 15,000। लेकिन पुल पर एक आदमी नहीं, पुल पर एक भी नहीं, दोनों ओर, पुल के दोनों ओर 15,000 लोग खड़े हैं, लेकिन पुल पर कोई भी नहीं है। पुल के किनारे करीब 25 शोहदे लाठी लिए हुए खड़े थे, और दूसरे किनारे भी उतने, मतलब 25 सड़क सखियारी रोड रोमियो लाठियां लेकर के दोनों ओर खड़े हुए थे। एक खास बात और थी कि पुल के एक सिरे पर सड़क के बीचों बीच एक चारपाई रखी थी। जो पुल था, उस पुल के बीचों बीच एक चारपाई थी, पलंग, या यूं कहें लकड़ी से बनी हुई चारपाई। बीच बीच में रुककर दोनों ओर से नारे आते, या अली, या अली, या अली। मैंने इक्के वाले से पूछा, क्यों मियाँ, क्या मामला है? मियाँ इक्के वाले ने तमाशाई से पूछकर बताया, हुजूर आज 2 बांकों में लड़ाई होने वाली है। उसी लड़ाई को देखने के लिए 15,000 लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। मैंने पूछा, लेखक ने पूछा,
यह क्यों? मियाँ इक्के वाले ने जवाब दिया, हुजूर, पुल के इस पार के शोहदों का सरगना एक बांका है। कल इस पार के एक शोहदे से पुल के उस पार के शोहदे में कुछ झगड़ा हो गया। मतलब दो दो पार्टियों के, दो अलग अलग गुटों के, दो अलग अलग गैंग के दो लड़कों में झगड़ा हो गया, और उस झगड़े में कुछ मारपीट भी हो गई। इस फिसाद पर दोनों बांकों में कुछ कहासुनी हो गई, और उस कहासुनी में ही मैदान बच गया है। मतलब लड़कों ने अपने साथ काम करने वाले बच्चों में, लड़कों में झगड़ा हो गया, तो उस झगड़े को निपटाने के लिए अब दोनों सिरगना, दोनों बांके आपस में अब टकराव कर रहे हैं, आपस में दोनों का झगड़ा हो रहा है। अरे हुजूर, इन बांकों की लड़ाई कोई ऐसे वैसे लड़ाई नहीं हो थोड़ी है, इसमें खून बहेगा, और लड़ाई तब तक खत्म नहीं होगी जब तक एक बांका खत्म न हो जाए। ऐसा गैंग वॉर चलेगा कि दोनों में से एक को मरना ही पड़ेगा, इतनी खतरनाक लड़ाई होगी। जब आज तो एक आध लाश गिरेगी, ये चारपाइयां उन लाशों को उठवाने के रखी गई। मतलब ये चारपाई जो रखी गई बीचों बीच, जो मरेगा उसको चारपाई पर डाल दिया जाएगा, और जिसका आदमी होगा उसे उठा ले जाएंगे। दोनों बांके अपने बीवी बच्चों से रुखसत लेकर के करबला के लिए तैयार होकर के आएंगे। जैसे करबला में मोहम्मद पैगंबर के नवासों की बलि दी थी, मार डाला था, उसी प्रकार ये मरने के लिए तैयार होकर के आ गए हैं। इसी समय दोनों ओर से या अली के एक बुलंद आवाज उठी। दोनों ने देखा, मैंने देखा कि पुल के दोनों तरफ हाथ में लाठी लिए हुए दो बांके आ गए। पुल के इस ओर से एक बांका चला आ रहा है, पुल के इस ओर से एक बांका चला आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं, दोनों एक दूसरे पर प्रहार करने के लिए आगे आए हैं। तमाशियों में एक सख्ता सा छा गया, पता नहीं अब क्या होगा, कौन जीतेगा कौन मरेगा। जैसे फिल्म में होता है ना, हीरो और विलन की फाइट शुरू होती है, वैसा वातावरण छा गया। पुल के इस पार वाले बांके ने कड़क कर दूसरे पार वाले बांके से कहा, उस्ताद, और दूसरे पार वाले बांके ने कड़क करके उत्तर दिया, उस्ताद। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज खून हो जाएगा, खून। पुल के उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज लाशें गिर जाएंगी, लाशें। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज कहर हो जाएगा, कहर। पुल के उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज कयामत बर्पा हो जाएगी, कयामत, अंतिम न्याय का दिन आ जाएगा, प्रलय हो जाएगा आज। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा फैला था। लोगों के दिल धड़क रहे थे और भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। लोग देखने के लिए आ रहे थे और बढ़ रहे थे। मतलब 15,000 लोगों से भी और अधिक लोग बढ़ गए थे। पुल के इस पार वाले बांके ने लाठी का हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ते हुए कहा, तो फिर उस्ताद होशियार। पुल के उस पार वाले बांके ने शागिर्दों की गगनभेदी स्वर में नारा लगाया, या अली, और उसी प्रकार से दूसरे बांकों ने भी वही किया। पुल के उस पार वाले बांके ने लाठी का हाथ घुमाकर कहा गया, तो फिर उस्ताद संभलना। उस पार वाले शागिर्दों ने गगनभेदी स्वर कह दिया, नारा लगाया, या अली। दोनों तरफ दोनों बांके कदम बकदम लाठी हाथ में दिखलाते हुए एक दूसरे को ललकारते हुए आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ के बांकों के शागिर्द हर कदम पर या अली, या अली, या अली के नारे लगा रहे थे, और दोनों तरफ से तमाशियों के हृदय में उत्सुकता, कौतूहल और इन बांकों की वीरता के प्रदर्शन के कारण धड़क रहे थे। पता नहीं अब क्या होगा, पता नहीं अब क्या होगा। पुल के बीचों बीच एक दूसरे से 2 कदम दूरी पर दोनों बांके रुके। दोनों ने एक दूसरे को बड़ी गौर से देखा। फिर दोनों ने लाठियां उठाई और दाहिने से बाएं हाथ में ले ली। दाहिने हाथ की लाठी बाएं हाथ में ले ली। इस पार वाले बांके ने कहा, फिर उस्ताद। उस पार वाले बांके ने कहा, फिर उस्ताद। इस पार वाले बांके ने अपना हाथ बढ़ाया और उस पार वाले बांके के हाथ में हाथ बढ़ाए। दोनों के पंजे गूंथ गए। दोनों के शागिर्दों ने नारा लगाया, या अली। मतलब देखिए, जब भी कोई लाठी सी लड़ाई होती है ना, तो लाठी लड़ने वाले दाएं हाथ से बाएं हाथ में लाठी लेकर के एक दूसरे को शेक हैंड करते हैं और फिर
हाथ छोड़ने पर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों बांकों के शागिर्दों ने नारा लगाया, या अली। फिर क्या था, दोनों बांके जोर लगा रहे थे, पंजा टस से मस मतलब हो नहीं रहा था। 10 मिनट तक तमाशबीन मतलब पंजा की लड़ाई शुरू हो गई, पंजे की लड़ाई उनकी शुरू हो गई। 10 मिनट तक तमाशबीन सकते में हालत में रह गए, पता नहीं क्या होगा। दोनों बांके समान शक्ति के थे। इतने में इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद गजब के कस हैं, मतलब बहुत ताकत है तुम में। उस पार वाले बांके ने भी कह दिया, बला का जोर है उस्ताद आप में भी। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद अभी तक मैंने समझा था कि मेरे मुकाबले में लखनऊ में दूसरा कोई नहीं है। तो उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद आज कहीं जाकर के मुझे अपनी जोड़ का जवां मर्द मिल गया है। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे बहादुर आदमी का खून कर दूं, हत्या कर दूं। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे शेर दिल आदमी की लाश गिराऊं। थोड़ी देर के लिए दोनों मौन हो गए। पंजा पंजे में गूंथा हुआ टस से मस नहीं हो रहे थे। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद झगड़ा किस बात का है। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद यही तो मेरा सवाल है, हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं। इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद पुल के इस तरफ के हिस्से का मालिक मैं। उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद पुल के इस तरफ से हमें कोई मतलब नहीं है, उस हिस्से का मालिक मैं। अब दोनों का हो गया कि इस ओर और उस ओर पुल का इधर दूसरे में एक डिस्टर्ब नहीं करेंगे। दोनों के हाथ ढीले पड़ गए, दोनों एक दूसरे को सलाम किया और फिर दोनों घूम पड़े। छाती फुलाए दोनों बांके अपने अपने शागिर्दों से आकर मिले। बिजली की तरफ फैल खबर गई कि दोनों बराबर में छूट गए। दोनों की कुश्ती, दोनों की लड़ाई बराबर में हो गई और आपस में सुलह हो गई, संधि हो गई। इक्के वाले को पैसे देकर मैं वहां से पैदल ही लौट पड़ा, क्योंकि देर हो जाने के कारण नखस जाना बेकार था, बहुत देर हो गई थी कार्यक्रम के लिए। इस पार वाला बांका अपने शागिर्दों से घिरा चल रहा था। शागिर्द कहते, उस्ताद इस वक्त बड़ी समझदारी से काम लिया, वरना आज लाशें गिर जाती, लाशें। उस्ताद हम सब के सब अपनी अपनी जान दे देते, लेकिन उस्ताद गजब के कस हैं, ताकत बहुत है। इतने में किसी बांके ने कहा, मुला स्वांग खूब भरियो, मतलब लड़ाई करने की ताकत दोनों की भी नहीं थी, दोनों में भी हिम्मत नहीं थी लड़ाई करने की, मर मिटने की, मारने की। दोनों ने ही इस लड़ाई से दोनों भाग गए, पलायन कर दिया था। स्वांग मतलब मराठी में सोंग, सोंग बहुत कर लिया तुम लोगों ने। बांके ने देखा, मतलब ये बोलने वाला कौन है व्यक्ति, देखा कौन है, तो एक लंबा तगड़ा देहाती ग्रामीण आदमी, जिसके हाथ में बहुत भारी लठ है, खड़ा मुस्कुरा रहा है। यानी अपमान कर दिया उस देहाती व्यक्ति ने शहर के व्यक्ति का, है तुम कुछ नहीं कर सकते, इस प्रकार से। बहुत अच्छा नाटक कर लिया, स्वांग कर लिया। उस वक्त बांके खून का घूंट पी करके रह गए। उन्होंने सोचा, भला उस्ताद की मौजूदगी में अपना हाथ उठाने का भी कोई हक है। कहानी यहां समाप्त होती है। इस कहानी में देखिए, उन युवाओं पर तंज कसा गया है, व्यंग्य किया गया है, जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली तो दिखाते हैं, लेकिन जब परीक्षा की समय आती है तो पैर लगा करके भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से ये कहानी है। इस कहानी में दो बांके और उनके साथ के शागिर्द, लेखक स्वयं और इक्के वाला, ये सारे पात्र हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र हैं। इस कहानी के मैं PDF जोशी सर जी के पास पहुंचा दूंगा, वो आपको शेयर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, आपने मुझे सुना ऐन वक्त पर। मुझे सुबह से आज इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही थी। मेरी 2-3 तासिकाएँ जो अलग थी वो नहीं हो पाई, लेकिन आपकी तासिका हो पाई, इसलिए आपका शुक्रिया, आपने इसे देखा। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको बाद में भेज दूंगा। धन्यवाद। आज हम यहाँ रुक जाते हैं, ठीक है।